आज हम इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। यंग्स का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो इंटरफेरेंस उसने इंटरफेरेंस फिनोमिना को प्रदर्शित किया, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगी। तो पिछले वीडियो में हमने यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप देखा कि किस तरह से उसने सेटअप किया। तो उसमें यंग ने S1 तथा S2 स्लिट्स को, ये S1 तथा S2 स्लिट्स क्यों बनाए गए? क्योंकि हमें व्यतिकरण की परिभाषा में हमने कहा कि जब समान आवृत्ति की तरंगे हमें चाहिए होती है, उसमें समान आवृत्ति की तरंगे किसी पॉइंट पर अध्यारोपित हो, तो जो समान आवृत्ति की तरंगे हैं वो हमें मिलती हैं कोहेरेंट सोर्स यानी कला संबद्ध स्रोतों से। तो इसलिए ये दो स्लिट्स बनाई गई। यहाँ S1 तथा S2 कला संबद्ध स्रोत है, जिन्हें एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से, जिन्हें एक ही स्लिट से जो तरंगाग्र उनसे हमने इन जो स्लिट्स को इल्यूमिनेट किया जाता है, तो इनसे जो तरंगे बनती हैं वो हमें समान आवृत्ति की प्राप्त होती है, इसलिए ये दो स्लिट्स बनाई गई। अब हम इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं व्यतिकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। कौन से? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो इंटरफेरेंस है उसकी थ्योरी। जब दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के मध्य अध्यारोपण होता है तो परिणामी तीव्रता के पुनर्वितरण के प्रभाव को व्यतिकरण कहा जाता है। कला संबद्ध स्रोत, प्रकाश स्रोत मतलब कोहेरेंट लाइट सोर्स। कोहेरेंट लाइट सोर्स से सेम फ्रीक्वेंसी की हमें वेव्स मिलती हैं, तो यानी सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स जब आपस में एक दिशा में चलते हुए अध्यारोपित होती हैं, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। लाइट्स की इस फिनोमिना को, प्रकाश का यानी लाइट्स की इस फिनोमिना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जिन बिंदुओं पर दोनों तरंगे जो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत है उनसे जो उत्सर्जित इमिटेड वेव्स हैं वो समान कला यानी सेम फेज में अध्यारोपित होती हैं, सेम फेज में सुपरपोज्ड होती हैं, तो वहाँ हमें तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। और जब अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है तो उसे कहा जाता है संपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी जब जो कोहेरेंट सोर्स से इमिटेड वेव्स हैं वो सेम फेज में सुपरपोज्ड होती हैं, तो वहाँ हमें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम प्राप्त होती है। और जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम प्राप्त होती है, वी गेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम, देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फिनोमिना होती है। इसके अपोजिट हम देखते हैं, जिन बिंदुओं पर ये दो तरंगे हैं जो प्रकाश कला संबद्ध स्रोतों से उत्सर्जित तरंगे हैं वो अपोजिट फेज में अध्यारोपित होती हैं, तो उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम या शून्य होती है। इसे विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अब देखते हैं हम मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। इसको जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कहाँ हमें तीव्रता अधिकतम प्राप्त हुई, कहाँ हमें तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है, तो उसको समझने के लिए उसको समझाने के लिए व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये स्लिट S1 है, यहाँ से एक जो लैम्डा वेवलेंथ का तरंग है, लैम्डा वेवलेंथ के जो लाइट सोर्स है उससे इल्यूमिनेट करते हैं, तो यहाँ पे जो वेवलेट्स हैं वो चलते हुए तरंगाग्र S1 तथा S2 पर पहुँचता है। और यहाँ से जो दो तरंगे हैं मानो स्क्रीन पर P बिंदु पर सुपरपोज्ड होती हैं। S1 टू P डिस्टेंस है x1 और S2 टू P डिस्टेंस है x2। ये S1 तथा S2 हैं जो दो कला संबद्ध स्रोत यानी दो कोहेरेंट सोर्स हैं, और हमें बिंदु P पर तीव्रता
कि बिंदु P पर लाइट की ये जो तरंगाग्र है, इस जो S को इल्यूमिनेट करने पर हमें S1 तथा S2 से जो उत्सर्जित तरंगे हैं वो सुपरपोज्ड होकर जब P पर पहुंचेंगी तो P पर इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन यानी तीव्रता का वितरण किस तरह से होगा, ये हम इसमें ज्ञात करेंगे। माना प्रकाश के दो कला संबद्ध स्रोतों यानी दो कोहेरेंट सोर्सेज S1 तथा S2 से उत्सर्जित समान आवृत्ति यानी इक्वल वेवलेंथ की दो तरंगें बिंदु P पर अध्यारोपित होती हैं। जो S1 तथा S2 हैं वो दो कोहेरेंट सोर्स हैं और इनसे उत्सर्जित तरंगें समान, इनसे उस कोहेरेंट सोर्सेज से उत्सर्जित एमिटेड वेव्स कैसी होती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की, और जो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव ये बिंदु P पर मान लो सुपरपोज्ड होती हैं और S1 टू P सेपरेशन है x1 एंड S2 टू P सेपरेशन है x2, यानी S1 से P की डिस्टेंस है x1 एंड स्लिट S2 टू पॉइंट P की डिस्टेंस है x2। अब जो S1 से जो वेव चलती है, S1 से जो पॉइंट P पर पहुंचने वाली जो वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह से लिखते हैं। माना S1 से जो P पर वेव पहुंचेगी उसका P तक पहुंचने में जो तरंग है वो y1 डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम इस तरह से देते हैं y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस kx1 प्लस phi1। अब यहाँ पे a क्या है, S1 से P तक पहुँचने वाली तरंग का एम्पलीट्यूड है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, k तरंग संचरण नियतांक है और phi1 इसकी कला है, प्रारंभिक S1 से P तक पहुँचने वाली तरंग की प्रारंभिक इनिशियल फेज है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। ऐसे ही S2 से पॉइंट P तक पहुँचने वाली तरंग का जो S2 से P तक जो वेव पहुंच रही है, माना वो y2 डिस्प्लेसमेंट y2 विस्थापन प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, y2 इक्वल्स टू b साइन ओमेगा टी माइनस kx2 प्लस phi2। यहाँ b है S2 टू P तक पहुँचने वाली जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड, ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये कौन से टाइम t है, t टाइम पर पहुंच रही है, और k तरंग संचरण नियतांक है, x2 S2 से और P तक की डिस्टेंस है, और phi2 जो S2 से P तक जो वेव पहुंच रही है उसकी प्रारंभिक कला यानी इनिशियल फेज phi2 है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2, वेयर ओमेगा equals to 2 pi by t, where omega equals to 2 pi by t and k equals to 2 pi by lambda. Omega here omega is frequency and phi1 and phi2 are initial phases of wave. तो सुपरपोजिशन अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होता है, जब दो वेव्स हैं वो एक पॉइंट पर सुपरपोज्ड होती हैं, तो जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वो जो इंडिविजुअल जो दो वेव्स सुपरपोज्ड हो रही हैं उनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के सम के इक्वल होता है। अध्यारोपण के सिद्धांत हम पहले पढ़ चुके हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। तो यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट्स को y से डिनोट किया है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो सुपरपोज्ड वेव है, दो वेव्स के सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट विस्थापन हुआ वो होगा y1 इक्वल्स टू y1 प्लस y2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमने y1 तथा y2 की वैल्यू पुट की, तो हमें इक्वेशन का ये वाला फॉर्म मिल जाएगा, y इक्वल्स टू y1 की वैल्यू रख दी a साइन ओमेगा टी माइनस kx1 प्लस phi1 प्लस y2 की वैल्यू v साइन ओमेगा टी माइनस kx2 प्लस phi2। यहाँ तक हम पहुँचे, ये वाली इक्वेशन मिल गई हमें। अब नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा इक्वेशन था,
नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ओमेगा टी, अंदर के अंदर माइनस कॉमन लिया यहाँ से तो अंदर हो गया kx1 माइनस 5/1। इसी तरह यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया, अंदर हो गया हमें kx2 माइनस 5/2। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब साइन का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये जो फॉर्मूला है हम इसको इस वाले यहाँ ओमेगा टी मान लिया हमने, ओमेगा टी को हम a की तरह मानेंगे और kx1 माइनस 5/1 को b की तरह। तो साइन a माइनस b के फॉर्मूले से हम ये जो इक्वेशन है इसके साइन ब्रैकेट के अंदर जो साइन वाली टर्म है इनको हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने पर हमें इक्वेशन किस तरह से मिलेगा, y इक्वल्स टू a ब्रैकेट को हमने ब्रैकेट लगाया साइन ओमेगा टी कॉस kx1 माइनस 5/1 माइनस कॉस ओमेगा टी और एंड साइन kx1 माइनस 5/1 प्लस, अब प्लस ये वाला ओपन हो गया प्लस b, फिर हम साइन ये वाले साइन इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन करने पर हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी एंड साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस kx2 माइनस 5/2 माइनस कॉस ओमेगा टी एंड साइन kx2 माइनस 5/2। अब हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ साइन ओमेगा टी की टर्म है, यहाँ साइन ओमेगा टी का टर्म है, तो साइन ओमेगा टी की टर्म को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा हमें a कॉस kx1 माइनस 5/1 प्लस यहाँ से हमें क्या मिलेगा b कॉस kx2 माइनस 5/2। यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हम कॉमन लेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी कॉमन लेने पर हमें मिलेगा साइन ब्रैकेट के अंदर a साइन kx1 माइनस 5/1 प्लस b कॉस प्लस b साइन kx2 माइनस 5/2। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 3। अब हम जब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इसको इस वाले टर्म को मान लिया हमने ये r cos थीटा के इक्वल है और ये जो टर्म है इस वाले ब्रैकेट के अंदर में इसको हमने मान लिया r साइन थीटा के इक्वल है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 4, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 वी गेट, मतलब 3 और 4 और 5 से वैल्यू हमने 3 में पुट की तो हमें इक्वेशन 3 किस तरह फॉर्मूला लेगा हमारा, y इक्वल्स टू इसकी वैल्यू रखी r cos थीटा तो r साइन ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस के माइनस सेम लिख दिया कॉस ओमेगा टी हो गया और ये जो अंदर की वैल्यू है ये है r साइन थीटा के, तो ये वाली टर्म क्या हो गई माइनस r कॉस ओमेगा टी एंड साइन थीटा। अब यहाँ हमने r कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बच गया क्या, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ये होता है साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले को हम फिर से यूज कर रहे हैं इसमें, तो इसको हम लिख सकते हैं ये है हमारा a, ये इसको माना a, ये b है। तो इक्वेशन किस तरह से आ जाएगा, y इक्वल्स टू r, इसको लिख दिया हमने, ये जो पूरी ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा। ये इक्वेशन इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 6, इक्वेशन 6। तो जो इक्वेशन 6 है जो बिंदु P पर अध्यारोपित परिणामी तरंग के विस्थापन समीकरण को प्रदर्शित करती है। इसमें जो परिणामी तरंग है R परिणामी तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है और तथा थीटा कला कोण यानी फेज एंगल है। इसमें थीटा क्या है, फेज एंगल, और आर जो रिजल्टेंट वेव है उसके रिजल्टेंट वेव के विस्थापन वेव है उसका आयाम है। तो इक्वेशन 6 जब S1 तथा S2 से जो वेव्स निकल रही हैं वो सुपरपोज्ड होकर बिंदु P पर पहुंचती हैं, तो जो परिणामी तरंग है उसके विस्थापन समीकरण को प्रदर्शित करता है ये वाला इक्वेशन।